Hello everyone, welcome to final day 6 of chapter 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट डे में हमने टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के कुछ ऐसे फीचर्स जो साइंस, आर्ट और प्रोफेशन से रिजेंबल करते हैं। इसके लिए आप डे 5 का वीडियो जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग थे। और कंट्रोलिंग के बाद वापस मैनेजमेंट साइकिल प्लानिंग पे हम बार बार बात करते रहे स्टूडेंट्स। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, जो इन सारे फंक्शंस को एक साथ बाइंड करता है, यानी कि बांधता है। आज हम उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत बेहतरीन मूवी 2007 में आई थी, चक दे इंडिया। स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा, आप देख सकते हैं कि जो एक्टर है शाहरुख खान, मूवी में इनका नाम कबीर खान था, ये कोच की भूमिका निभाते हैं। होता क्या है इस मूवी में, मैं एक जल्दी से बात करूँगा। टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो हॉकी एसोसिएशन होता है इंडिया का, वो वर्ल्ड कप में विमेंस की टीम भेजना चाहता है और उसके लिए कोच अपॉइंट करता है, उसके लिए मीटिंग करता है और कोच के तौर पे कबीर खान को अपॉइंट किया जाता है। स्टूडेंट, सारे फंक्शन आपको इस मूवी में दिख जाएंगे। प्लानिंग हुई, टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर दिया। दूसरे जो सारे स्टेट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे टीम बन के आ जाती है, प्लेयर्स आ जाते हैं, यानी कि स्टाफिंग भी हो गया। कबीर खान अपनी मोटिवेशन और डायरेक्शन से टीम को संभालते भी हैं, यानी कि डायरेक्टिंग भी हो गया। और जो थोड़ी बहुत कमी थी, वो कोच कबीर खान अपने प्लेयर्स को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग भी होता रहा। स्टूडेंट्स, फिर भी लास्ट में जैसे तैसे करके कोच कबीर खान के मोटिवेशन से, डायरेक्शन से और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से टीम फाइनल मैच में पहुंच जाती है। लेकिन उस फाइनल मैच से पहले जो कोच होता है, आप राइट हैंड साइड में जो देख रहे होंगे, शायद आपको दोनों कैरेक्टर याद आए हों, इन दो प्लेयर से बात करता है। कहता है कि शायद हम कल का मैच हार जाएं। दोनों एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? तो कोच कहता है कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन एक चीज़ की बहुत कमी है और दूसरी टीम इसका फ़ायदा उठाएगी और कल का मैच हारने वाले हैं हम। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं या आपको याद है किस चीज़ की कमी थी? अगर आपने ये मूवी देखी है तो आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, और नहीं देखी है तो एक बार ये मूवी ज़रूर देखिए। इसमें मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक केस स्टडी का काम करेगी। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया है तो वेरी गुड। नहीं आया है तो एक चीज़ की कमी थी, यानी कि सारे फंक्शंस करने के बाद भी कोच के मन में डाउट था कि हम कल का मैच, यानी कि फाइनल मैच जीतेंगे, और वो कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सारे फंक्शंस को एक साथ बांधता है। सारे ह्यूमन एफर्ट्स को, जितने भी वहाँ पर जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को यूनिफाई करता है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको सिंक्रनाइज वे में, उनके एफर्ट्स को सिंक्रनाइज वे में लेके चलता है, ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन बना रहे और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। इसलिए इन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स यूनिफिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर परसुइंग कॉमन गोल्स। फिर से याद रखिए, यानी कि आप कोच कबीर खान को मैनेजर बना लीजिए दिमाग में, और जितने भी 16 प्लेयर्स उसके अंडर खेलते हैं, यानी कि 16 इंडिविजुअल्स जो अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, उनको उसके सबॉर्डिनेट्स समझ लीजिए। यानी कि मैनेजमेंट का केस स्टडी बन गया। हम जानते भी हैं मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। स्टूडेंट्स, इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। आई होप कि अगर आपको वो केस स्टडी दिमाग में था और आपने एक बार चक दे इंडिया देखी, उसको केस स्टडी समझ के पढ़ा,
देखने का मतलब उसको पढ़ा भी उस मूवी को, तो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। सबसे पहला है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मैं इस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को और इम्पोर्टेंस को कोशिश करूंगा कि कंपेयर करूं मूवी से, यानी कि उस केस स्टडी से। पहला पॉइंट फिर से मैं रीड कर देता हूं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। स्टूडेंट्स, हमने देखा है उस मूवी में कि जितने भी वहाँ पे इंडिविजुअल्स यानी कि वीमेन खेलने आती हैं मैच, वो डिफरेंट स्टेट से आती हैं, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट थे। उसमें कुछ लोग आगे खेलना चाहते थे, कुछ लोगों को अपनी जो खेलने की पोजीशन होती है उससे प्रॉब्लम थी। कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि जो ये डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उसको यूनिफाई कर सके, उसको एक एकजुटता ला सके, ताकि उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें, यानी कि डिफरेंट इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स को एक साथ यूनिफाई करना। सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अभी मैंने बताया आपको कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। अच्छा, तो अब खेल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या होंगे? मैं हॉकी का एग्जांपल ही लूँगा, उस एग्जांपल से डिविएट नहीं होऊंगा। फॉरवर्ड प्लेयर्स होते हैं, मिड प्लेयर्स होते हैं, डिफेंस होता है। अगर आप मूवी देखेंगे तो बार बार कोच उनको बताता है कि शॉर्ट पासेस करने हैं, बॉल को अपने पास होल्ड नहीं करना है, एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर से नेक्स्ट प्लेयर एंड सो ऑन, और ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके, यानी कि गोल बन सके। अगेन बता रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको गेम से रिलेट कर लीजिए या कहीं भी अपनी वर्किंग लाइफ से या मैनेजमेंट में आप जब बुक के थ्रू जाएंगे, NCERT के थ्रू जाएंगे, आपको एग्जाम्पल्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये प्लानिंग से स्टार्ट होते हुए सारे फंक्शन से होते हुए कंट्रोलिंग तक जाता है। यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक फंक्शन का पार्ट है। हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग के दौरान, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग के दौरान या कोई भी दूसरे फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव। कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव मीन्स दो चीज़ें हम इसमें ध्यान दे सकते हैं। पहली बात तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में होता है, यानी कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, उसे कंट्रोल करेगा और उन सारे इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन करेगा अपने नीचे, यानी कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट में। और बॉटम लेवल मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम गाइड करेगा और उनको यूज़ ऑफ मटेरियल और चीज़ों के बारे में बताएगा जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़, कोऑर्डिनेशन अभी हमने पिछले पॉइंट में ही बात की थी, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि सारे फंक्शंस का पार्ट कोऑर्डिनेशन होता है। इसलिए दो चीज़ें आई कि कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स में प्रेजेंट होता है और दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शंस के दौरान भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। स्टूडेंट्स, मैनेजर्स जितने भी हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स ख़ास तौर से जिनको डिवीज़न हेड कहा गया था, वो जितने भी टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ थी उनको बॉटम लेवल तक पहुंचाता है, यानी कि वो एक लिंक का काम करता है। चाहे वो परचेज़ मैनेजर हो, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, सारे मैनेजर्स का रोल है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन एंश्योर करें, सो दैट सारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन के थ्रू सारा काम प्लान्स के हिसाब से चलता रहे। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। हमने केस स्टडी के थ्रू ही देख लिया कि कोऑर्डिनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप अगर एक बार वो मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सब कुछ होने के बाद एक कोऑर्डिनेशन एलिमेंट मिस हो रहा था जिसका फ़ायदा दूसरा कॉम्पिटिटर उठा सकता है, लेकिन कोच ने इस चीज़ को परखा और टीम में उस कॉन्सेप्ट को लाया
कोऑर्डिनेशन को, यानी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, हम इन पॉइंट के थ्रू देख लेते हैं। ग्रोथ इन साइज। स्टूडेंट, जैसे जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है उसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स भी बढ़ते हैं। मैं एक बात करता हूँ सिंपल से, उसी केस स्टडी में जाता हूँ। टीम इंडिया सेलेक्ट की जा रही थी विमेंस की। टीम इंडिया का मतलब पूरा इंडिया, यानी कि इसमें इंडिविजुअल्स कहाँ से आएंगे, देश के हर कोने से, डिफरेंट स्टेट से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। तो वहाँ पर साइज़ बढ़ने से इंडिविजुअल्स भी अलग अलग जगहों से आए। प्रॉब्लम क्या होती है, सारे इंडिविजुअल्स का अलग अलग बिहेवियर होता है, सारे इंडिविजुअल्स का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, हैबिट्स होती हैं, बैकग्राउंड होता है। इसीलिए इन सारे इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट को यूनिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आराम से अचीव हो सकें। सेकंड पॉइंट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सो ऑन। वापस मूवी में ले जा रहा हूँ, उसमें भी डिपार्टमेंट्स थे, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की। फॉरवर्ड के प्लेयर्स थे, मिड के प्लेयर्स थे, डिफेंस का प्लेयर था और एक गोलकीपर। अब सारे डिपार्टमेंट्स के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। भाई फॉरवर्ड लाइन को गोल करना है, मिडफील्डर को पास करना है आगे फॉरवर्ड प्लेयर्स को, डिफेंस को गोल बचाना है और सिमिलरली गोलकीपर को गोल पोस्ट पे रहना है। सारे डिपार्टमेंट्स का अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यस और नो। अब अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यानी कि डिफेंस अपोजिशन टीम को उनका बॉल छीनकर मिडफील्डर को पास नहीं करेगा और मिडफील्डर उसको आगे फॉरवर्ड लाइन तक पास नहीं करेगा, तो आप बताइए फॉरवर्ड लाइन क्या गोल कर पाएगा? नहीं। इसीलिए सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि फंक्शनल डिफरेंशिएशन है। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं और वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अटेन करना चाहता है, लेकिन अपने अपने ऑब्जेक्टिव अटेन करने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइजेशन। अगेन हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। अब ये स्पेशलिस्ट खूब एजुकेटेड होते हैं, इनको चीज़ें अपने हिसाब से करना पसंद है, ये कभी किसी की सजेशंस लेने नहीं चाहते हैं। अब अगर ये सजेशंस लेना नहीं चाहते हैं तो हर एक्सपर्ट्स के बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, उनके विचारों में मतभेद आ जाएगा। भाई परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, एक दूसरे से क्या सजेशंस लेंगे? नहीं, वो अपने आप को एक्सपर्ट मानेंगे, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए मैनेजर का मेन रोल आया, यानी कि जो मैनेजमेंट है, जो इन सारे डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, जो इनसे ऊपर है, वो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कोऑर्डिनेशन का, केस स्टडी के थ्रू समझ में आया होगा। एक बार एनसीईआरटी के थ्रू ज़रूर जाएं और मूवी ज़रूर देखें अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, बहुत अच्छी मूवी है, आपके लिए पूरा केस स्टडी का काम करेगा। अब टेस्ट योर सेल्फ का टाइम है। 2 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला आपका एमसीक्यू है, कोऑर्डिनेशन इज, ऑप्शंस हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट या नन ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द गिवन स्टेटमेंट। जो आपने फीचर्स पढ़े थे, अभी हमने टॉपिक कवर किया था, उसमें से कौन सा फीचर ये हाईलाइट कर रहा है, आपको इसका जवाब देना है। हमेशा की तरह सॉल्यूशन अपने डे वाइज नोट कॉपी में लिखते रहें, ताकि आपको अपना आंसर चेक करने में आसानी रहे। दूसरी बात, आपके आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।